हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और एक बार फिर से आप लोगों को एकदम इस बार ग्रुप डी में जॉब ले ही लेना है, ले ही लेना है, ले ही लेना है। तो चलिए आज हम लोग फिर से ग्रुप डी का देखता हूं कि कैसा क्वेश्चन पूछा था पिछले बार और इस बार आगे कैसा क्वेश्चन पूछेगा। इसका हम लोग पहले से अगर अंदाजा हो जाए, कुछ अनुमान हो जाए, तो हम लोग उसी के अनुसार बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए जो पिछले आपके एग्जाम 2018 में ग्रुप डी का पूछा था उसका कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वो क्वेश्चन हमारे हमसे बनेगा कि नहीं। हम इसी से अनुमान लगा लेंगे कि हमारी रिजल्ट इस बार होगी कि ना होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक क्वेश्चन को ग्रुप डी में जो पिछले आपका 2018 में पूछा था, मैं उसका सबका डिस्कशन एक एक क्वेश्चन को करवा दूंगा। आप उसे अंदाजा लगा लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिए और इस बार जो 2022 में होगी ग्रुप डी की जो एग्जाम, उसमें 100% आपकी रिजल्ट होनी चाहिए। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करता हूँ। आज का ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कहा 18769 का वर्गमूल जो है क्या होगा। तो वर्गमूल निकालने का कांसेप्ट यहाँ से हम लोग सीखेंगे। उसने कहा 18769 इसका वर्गमूल क्या होगा। इसका तो इस तरह से पूछा कि इसका वर्गमूल क्या होगा। भले हम ये इसका स्क्वायर है ये मालूम नहीं है, लेकिन हम इसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो दाईं ओर से राइट साइड से टू डिजिट्स का एक ग्रुप बनाएंगे। राइट साइड से पहला ग्रुप, राइट साइड से टू डिजिट्स का एक ग्रुप बनाएंगे और उसके बाद दूसरा जो ग्रुप में होगा उसमें एक अंक भी हो सकता है, दो अंक भी हो सकता है, तीन अंक भी हो सकता है। जितना अधिक से अधिक हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पहला जो आप हम लेंगे यहाँ से ग्रुप बनाएंगे राइट साइड से दाईं ओर से, उसमें दो ही डिजिट्स होनी चाहिए। तो मैंने बना दिया। अब इसमें डिसाइड करता हूं कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 9 लिखा हुआ है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर 9 आता है। तो बोलिएगा सर एक 3 होता है और दूसरा 7 होता है, जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा। तो हमने तो दो दो आ गया ना, डिसाइड नहीं हो पाएगा कि 3 लिखूं कि 7 लिखूं, 3 लिखूं कि 7 लिखूं, ये तो डिसाइड नहीं हो पाएगा। तो चलिए नहीं डिसाइड हो पाएगा, छोड़िए। अब हम लोग यहां से चलते हैं। ये जो दूसरा ग्रुप वाला जो है 187, ये जो दूसरा ग्रुप में 187 है, इसको ऐसी दो संख्या लेंगे, ऐसी दो संख्या यहां पर लेंगे जिसका स्क्वायर करेंगे। जैसे 13 का अगर स्क्वायर किया तो 169 और 14 का स्क्वायर किया तो 196। मतलब इस दोनों के वर्गों के बीच में 187 होना चाहिए। तो संयोग से है भी 169 और 196 के बीच में 187 है। तो हमेशा जो छोटी वाली होती है, हमेशा छोटी वाली यही आप लिख देंगे। या छोटी वाली 13 है, यहाँ पे 13 लिख दिया। अब इसके यूनिट प्लेस पे 3 लिखूं कि 7 लिखूं, इसका डिसाइड करने के लिए क्या करना है, यह 13 या 13 और 14 को मल्टीप्लाई करना है। तो 13 को 4 बार करेंगे तो 52, यहाँ से 2 हो जाएगा यानी 5 और 13 5 18, यानी 13 और 14 को जो गुना किया हमने यहाँ से, या 13 और 14 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 182 आएगा और 182 से 187 ज्यादा है, इसलिए ज्यादा वाला यूनिट प्लेस पे होगा। यानी कि 137 का ये वर्ग यहाँ से है, यानी कि इसका वर्गमूल 137 निकलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सीखा होगा। ऐसी कोई भी संख्या आ जाएगा जिसका वर्गमूल बोलेगा निकालने के लिए, यही मेथड से आप सेकंडों में बना देंगे। मैंने आपको समझाने के लिए बताया, अगर मुझे बनाना था खटाखट खटाखट करके हो जाता। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, संयोग से नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है वह 25281 का वर्गमूल क्या होगा। नेक्स्ट भी इसी तरह से है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट को भी हम लोग इसी तरह से सॉर्ट आउट करेंगे। 25 और यहां से 281 और इसका भी वर्गमूल निकालना। तो मैंने आपको तुरंत इससे पिछले सवाल में सिखाया कि दाईं ओर से शुरुआत करेंगे, 2 अंक के बाद एक कोमा लगा देंगे। ये पहला ग्रुप हो गया और इधर वाला दूसरा ग्रुप हो गया। तो पहले ग्रुप में यूनिट प्लेसेस पे 1 लिखा हुआ है
तो हम अब ऐसी संख्या चूज करेंगे जिसका वर्ग करने पर 1 आ जाए। एक 1 का वर्ग करने पे 1 आएगा और एक 9 का वर्ग करने पे 1 आएगा। तो हम फिर डिसाइड नहीं कर पाए कि यूनिट प्लेस पे क्या होगा, तो चलिए इधर वाला डिसाइड करेगा। अब ये 252 है, तो एक 15 का स्क्वायर ले लेंगे और एक 16 का स्क्वायर ले लेंगे। 15 और 16 के स्क्वायर, 15 का 225, ये 256 के यहाँ से बीच में है, तो हमेशा छोटा वाला यहाँ पे लिखा जाता है 16। अब मैंने बताया कि 15 और 16 को गुणा कर लीजिए तो ये 240 आ जाएगा। 240 से 252 ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो इस दोनों में से ज्यादा वाला लिख देंगे, यहाँ से 15, यहाँ सॉरी ये छोटा वाला हमेशा 15 लिखाता है, और ये 15 और 16 के गुणा से यानी 240 से ये 252 ज्यादा है तो इस दोनों में से ज्यादा वाला जो होगा वो लिख देंगे, यानी 159 जो है इसका स्क्वायर रूट निकला यानी वर्गमूल निकला। यानी इस तरह से दो क्वेश्चन आपका हो गया। मैं उम्मीद करता हूं अब तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हमेशा याद रखिएगा सेकंड ग्रुप में जो संख्या दी गई है उसको कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करने पर उसी के बीच में ये 252 आ जाए। तो 15 और 16 के वर्ग के बीच में 252 है, तो जो छोटी वाली होगी वही लिख दीजिएगा। दाई प्लेस कंप्लीट। अब इकाई प्लेस पे डिसाइड करने के लिए ये 15 और 16 को गुना करेंगे, जितना आएगा देखेंगे 240 से ये ज्यादा है तो ज्यादा वाला लिख देंगे, अगर 240 से यहाँ पे कम होता तो कम वाला यहाँ पर लिख देंगे और इस तरह से आपका वर्गमूल निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं आप एकदम यहाँ पे आपको दिखा नहीं तो इसको यह 15 और यहाँ से 16 यानी कि ये 240 और इस दोनों को गुना से हमने चेक कर लिया और पता चल गया कि यूनिट प्लेस पे क्या होगा। तो चलिए हम फिर चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है इस तरीके से, बहुत ही झकास है। अब यहां से देखेंगे, कहा एक दुकानदार 210 लीटर, 615 लीटर और 960 लीटर की क्षमता वाले 3 पीपों में से एक डब्बे से तेल निकालकर बेचता है। डब्बा सभी पीपों से कोई अवशेष छोड़े बिना सारा तेल निकाल सकता है, तो इस डब्बे का अधिकतम आकार क्या होगा। जब किसी दुकानदार के पास जब आप तेल लेने जाते हैं तो कभी देखते हो टिप से ऐसे करके नाप के देता है, ऐसे करके नाप के देता है, ऐसे करके देता है, तो वो कहता है कि उसी तरह से जब आप लेंगे वह जो पीपे होगा उसको पीपे उस पीपे से इस तरह से नापे कि जो डब्बा में जैसे 210 लीटर है तो उसमें कंप्लीट उसको नाप सके, फिर 615 लीटर है उसको भी उस डब्बे से कंप्लीट नाप सके, फिर 960 लीटर है उसको भी उस डब्बे से कंप्लीट नाप सके। तो इस तरह का प्रश्न जब भी आएगा तो कुछ नहीं करना, यहाँ से देखिए कितनी बेहतरीन है, ये 210 लीटर, फिर आपको कहा यहाँ से 615 लीटर और फिर आपको यहाँ से बोला 960 लीटर। तो इस ऐसे जब भी बोलेगा तो इस सब का क्या करना है, आप एचसीएफ निकाल देंगे, जो एचसीएफ होगा वही उसकी क्षमताएं हो जाएगी पीपे का। तो इसका निकालने का ये 216 नहीं है 210 है, यहाँ पे लिखा हुआ 210 लीटर पहला, 615 और 960 कंप्लीट लिखा हुआ। अब इसका एचसीएफ निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है यहाँ पे कि आप इस 210 को क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। आप 21 को देख रहे थे, 21 को लिख सकते हैं कि यहाँ से 3 into 7 21 लिखा गया। अब ये 0 के लिए हम यहाँ से 2 लिखेंगे और 5 लिखेंगे, या 3 7 2 5 इसका फैक्टर हो गया 210 का। अब इसमें चेक करेंगे यह 2 से 615 नहीं कटेगा, इसका मतलब 2 जो है इस तीनों का एचसीएफ का फैक्टर नहीं होगा। तो अब चलेंगे 7 से, 7 से इसको काटेंगे, 7 8 56, तो 56 का 6 हो गया यहाँ से, तो 11 में 6 जगह 5 यानी 55, और 9 से 6 बाद में आपका 54 हो जाएगा, फिर एक शेष बचेगा, यानी 7 से भी यह नहीं कटा। इसका मतलब यह संख्या अगर 7 से नहीं कटा तो यह किसी भी संख्या का जो है 7 जो है वो एचसीएफ नहीं हो सकता, एचसीएफ का फैक्टर 7 नहीं हो सकता। तो 7 और 2 तो पहला ही आपका छट गया है, अब बचा यहाँ से 5, 5 से तो 0 0 लिखा हुआ वो कट रहा है, तो 5 से जब इसको काटेंगे तो ये कितना होगा, 12 पंचे 60 और 5 से 3 15, यानी कि 5 से जब काटे यहाँ पे तो 12 पंचे 60, 1 15, 5 से 3 15, अब 5 से जब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 दूनी 12, 9 दूनी 18,
19 पचे 95 और 5 192 हो गया। तो ये 5 आप यहाँ से लिख लीजिए, क्योंकि आपने 5 से चेक कर लिया। अब 3 से काटेंगे, 3 है कि नहीं, तो 3 से तो ये दिख रहा है, या 41 बार में 3 कट जाएगा ना। अब ये 3 से इसको भी काट लेंगे, 3 से काटेंगे 6 से 18, अब बचा 1 से 12, तो 3 से 4 बार में, इसका मतलब 3 भी इसका एचसीएफ होगा, यानी कंप्लीट एचसीएफ कितना हो गया 15। तो इस तरह से 15 उस डब्बे की जो क्षमताएं होगी वह 15 लीटर होगी, और 15 लीटर वाले पीपे से जब आप सबको नापेंगे तो वो कंप्लीटली नाप सकते हैं कुछ नहीं बचेगा डब्बा में। तो यही आपका राइट आंसर हो गया, जिस ऑप्शन में होगा उसे टिक लगा देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ऑप्शन नंबर ए जो है 15 लीटर शो कर रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। नेक्स्ट कहा एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक परीक्षा में दुर्वा को कितना मिले 70% अंक मिले, और एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। तो यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% हो तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक कितना। देखिए यहां से ये आपका फर्स्ट परीक्षा हो गया, तो फर्स्ट परीक्षा में परसेंटेज में 70% प्राप्त किया, राइट। फिर यहाँ सेकेंड एग्जाम हो गए, तो सेकेंड एग्जाम में परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसने बोला 25 में से 20 प्राप्त किया, तो 20 प्राप्त किया 25 में, तो परसेंट में कितना प्राप्त किया, तो ये 25 से यहाँ से 4 यानी कि 80% प्राप्त किया। यानी कितना प्राप्त किया 80%, तो यहाँ पे 80% लिख देंगे। अब एवरेज ओवरऑल उसने कितना प्राप्त किया, उसने बोला 78% ओवरऑल प्राप्त किया, राइट। अब यहां से ये जो यहाँ पे 80 प्राप्त किया परसेंट में, यहाँ पे जो प्राप्त किया उसने कितना प्राप्त किया 25, मैक्सिमम उसका मार्क्स कितना था 25, और यहाँ पर मैक्सिमम कितना है वही आपसे पूछा, यानी सेकेंड वाले में मैक्सिमम मार्क्स तो 25 था, जिसमें से 20 लाया, इसका मतलब उसने 80% लाया। अब यहाँ से 70% लाया है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितना, जबकि ये टोटल ओवरऑल 78% का रहा। तो हम लोग एलिगेशन लगा लेंगे, ऐसे एलिगेशन लगाएंगे। तो अब यहाँ से देखिए 28 में से 70 गया, मतलब यहाँ से 8 प्राप्त किया, और यहाँ से कितना हो जाएगा ये 2 प्राप्त किया, यानी कि 1:4 के अनुपात में निकल गया। अब यहां से 1:4 के अनुपात में निकला, ये 4 बराबर 25 है। क्या है यहाँ से ये 4 का वैल्यू कितना हो गया 25, यहाँ से या 4 का वैल्यू जब 25 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका कितना निकल जाएगा, यहाँ से इस 25 में 4 से डिवाइड कर दीजिए, 1 का मान निकल जाएगा 4 से 6 चौका 24, 6.25, यानी पहले परीक्षा में जो मैक्सिमम मार्क्स था 6.25 आंसर हो गया। कितनी खूबसूरत तरीके से आंसर निकल गया, कहीं कोई सस्पिशन नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से। आप इसको वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा बहुत ही अच्छा लगेगा यह आपका, और समझ में भी आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए आपको कहा एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, मतलब एक प्रश्न है और 2 कथन दिया गया है। बोला पहचानने की कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, आप उसमें से पहचानिए। एक प्रश्न है 2 स्टेटमेंट है, मतलब एक क्वेश्चन दे दिया और 2 आपका स्टेटमेंट हो गया। क्वेश्चंस आपका ये है कि p प्लस q का होल स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए ना, इसका वैल्यू चाहिए। लेकिन स्टेटमेंट 1 जो कहता है कि इसमें स्टेटमेंट 1 में जो है केवल क्या गिवन है, कहा कि p माइनस q बराबर 12 दिया हुआ। स्टेटमेंट 2 जो है उसमें p इंटू q का वैल्यू दिया हुआ है, कितना वैल्यू दिया हुआ है, तो ये वैल्यू 4 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा कि मुझे इसका मान निकालना है, क्या केवल पहला स्टेटमेंट से आंसर निकल सकता है, क्या केवल दूसरा स्टेटमेंट से आंसर निकल सकता है, क्या दोनों से आंसर निकल सकता है, ऐसा इन्होंने प्रश्न किया है। आपको ऐसा उन्होंने यहाँ पे प्रश्न किया है। तो देखिए हम लोग कितना आसानी से इसको हम सोच देखते हैं। इसका वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ से कि p प्लस q का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है p माइनस q का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से 4pq।
तो जबकि इसका भी वैल्यू क्या है, गिवन है, इसका भी वैल्यू गिवन है और P और Q का भी वैल्यू क्या है, गिवन है। और जब यार दोनों का वैल्यू गिवन है तो इसका तो आंसर निकल ही जाएगा, यस और नो, इसका आंसर निकल ही जाएगा। इसका आंसर होगा कितना, यहाँ से इसका आंसर होगा P माइनस Q का 12, 12 का स्क्वायर 144 और यहाँ से PQ का 4, तो 4 गुने 4 यानी कि 16। तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 160। लेकिन मुझे आंसर निकालने की तो जरूरत है ही नहीं, उसने बोला इसका मान निकालने के लिए दोनों की जरूरत होगा। हाँ, दोनों की जरूरत होगा, किसी एक से आंसर नहीं निकल सकता है। क्योंकि मैंने यहाँ देखा ये भी गिवन ये भी गिवन, मतलब इसका आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट का यूज करके। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, कि दोनों स्टेटमेंट की जरूरत होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हमने यहाँ पर आंसर निकाल दिया, लेकिन निकालने की कोई जरूरत ना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। कहा एक छात्र को संभवतः, यहां से सीखेंगे सवाल में, कहा एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे। कहा कुछ अंक प्राप्त हुए थे और प्रतिशत के रूप में यह 75% थे। तो कुछ नहीं है, बहुत ही झकास बोला। यहाँ से सीखेंगे हम लोग कैसे ये सवाल को बनाएंगे। कहा कि छात्रों को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए थे और प्रतिशत, मान लीजिए कुछ अंक प्राप्त हुए थे लेकिन वो क्या था, 75% था। कुछ अंक था, मालूम नहीं कि ये अंक कितना था, अंक जो है वो कितना है मालूम नहीं, लेकिन कुछ अंक था। फिर कहा कि यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया जाए, कि प्रश्न पहले जितना था उसमें एक प्रश्न का एक और जोड़ दिया जाए, तो बोला इसका उत्तर सही देता और उत्तर ही सही दे देता है, तो उसके प्राप्तांकों का प्रतिशत 76% होता है। ओवरऑल क्या हो जाता है, 76% हो जाता है। ओवरऑल की बात क्या, इसका मतलब यहाँ से एक ही प्रश्न जोड़ा, एक ही प्रश्न जोड़ा मतलब एक का सही उत्तर दे दिया, तो उसने कितना परसेंटेज हुआ, 100% हुआ। मतलब एक प्रश्न पूछा गया और एक का सही जवाब दे दिया गया, तो परसेंटेज सही होने का कितना हो गया, 100%। यहाँ से 100% हो गया। अब यहाँ से हम लोग एलिगेशन लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आपका 24 इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा यहाँ से 1। तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना है, 1 का वैल्यू कितना है, यहाँ से 1 हो गया। ये 24 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी पहले जो क्वेश्चन था 75% जो प्रतिशत के रूप में या 75% थे, तो वो अधिकतम में से कुछ अंक प्राप्त किया, यानी अधिकतम अंक कितना था वहां पर, 24 अंक था अधिकतम। तो इस तरह से 24 इज द राइट आंसर आपका निकल गया। ये 24 आपका राइट आंसर होगा। कि 1 बराबर 1, यहाँ देखिए अधिकतम अंक है, तो यहाँ से ये 24 क्या होगा, जब 1 बराबर 1 तो 24 बराबर कितना, 24। तो इस तरीके से 24 जो है प्रारंभिक अधिकतम अंक कितना, तो 24। अगर बोला एक जोड़ दिया जाता तब ये 24 और 1 मिलके 25 हो जाता। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से सीखे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सबका सब क्वेश्चन आपका 2018 में मैं आपको एकदम लेवल से लेके आया हूं, ताकि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम से पहले आपको ये मालूम हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा था और आगे किस तरह से आने वाला है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा एक वृत्त में जीवा जो है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कहा आपसे कि एक वृत्त में जीवा जो है AB को D पर स्पर्श रेखा D को स्पर्श करने के लिए विस्तारित किया गया है। मतलब यहां से हम लोग इसको बनाएंगे, एक आपका सर्कल हो गया इस तरीके से, दिखाई दे रहा होगा, राइट। अब कहा एक वृत्त में जीवा AB को D पर स्पर्श रेखा DE को स्पर्श करने के लिए, यहां से AB इस तरह से आगे बढ़ा लेंगे और ये D पर स्पर्श रेखा हो गया, यहां से ये D हो गया और ये पॉइंट A और ये B हो गया, राइट। तब कहा कि AB जो है वो 24 है सेंटीमीटर में AB का वैल्यू, और BD का वैल्यू जो है 8 सेंटीमीटर। B और D, और AB को D पर स्पर्श रेखा DE, AB को यहां से अगर मैं इसको D मान लूं और इसको E मान लूं, यह BD बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है।
अब यहां से डी पर स्पर्श रेखा डीई को स्पर्श करने के लिए विस्तारित किया गया। यदि AB 24 हो, BD 8 सेंटीमीटर हो, तो ये DE की जो लंबाई हुआ, ये DE की जो लंबाई हुआ तो क्या हुआ? तो आपको मैं बता दूं, यह एक थ्योरम है। ऐसा प्रश्न जब भी पूछे तो यह DE का जो स्क्वायर होता है, यहां से दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको यहां पे लिखता हूं, यह DE का जो स्क्वायर होता है, यह यहां से होता क्या है सीखिएगा। यह होता है D से A, यह D से A हो गया इनटू D से B, यह D से B हो गया। यही फॉर्मूला होता है, राइट। अब डीए कितना हो जाएगा, 24 और 8 मिलके 32, यहां से 32 लिखेंगे और यहां से ये 1 लिख देंगे। तो अब यहां से देखेंगे 8 से दूना 16 का 6 बचा 1, 8 से 3 24 और 1 25। तो अब ये d बराबर 256, तो इसका मतलब d बराबर कितना हो जाएगा 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो d बराबर जो होगा 16 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर खूबसूरत तरीके से आ गया। उम्मीद करता हूं कि ये सारा अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे इस तरीके से आ गया। कहा माना कि प्रत्यास्थ स्ट्रिंग का विस्तरण उस पे लटके भार के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि 220 ग्राम का भार जो है 3.2 सेंटीमीटर का विस्तरण देता है, यानी यहां से सीखेंगे 3.2 सेंटीमीटर का जब विस्तरण होता है तो उस समय वेट जो है कितना वेट रहने पर होता है, तो वेट हो गया 220 ग्राम। अच्छे से सीखेंगे, जब इतना फैलता है तो आपका वेट इतना ग्राम, इतना फैलता है। फिर कहा कि मुझे 24 सेंटीमीटर चाहिए, तो 24 सेंटीमीटर चाहिए तो क्या होगा, तब वेट कितना होगा कि ये 220 और बटे में ये 3.2 और इनटू में 24, तो दशमलव हटा के यहाँ पर एक जीरो लगा लेंगे ना। तो अब इसको काटेंगे, 8 से यह 4 बार में कटेगा और 8 से जो कटेगा यहाँ पे 8 से यहाँ पे 30 बार में कट जाएगा। राइट, क्लियर हो गया। अब यहां से काटेंगे 4 में 2 दूना 4, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 से या 4 से भी इसको काट सकते हैं, 4 पंचे 20 बचा 2 जीरो, 4 पंचे 20। अब ये 55 और 30 का गुना लिख दीजिए, यह 0 5 से 15, 5 15 और 1 16, यानी 1650 ग्राम जो है वो राइट आंसर निकल जाएगा। यानी 24 सेंटीमीटर का विस्तरण करने के लिए वो लटकन कितना का होना चाहिए, उसका वेट जो होगा 1650 ग्राम का, तब जाके उसका 24 सेंटीमीटर का विस्तरण होगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी अच्छे से सीख गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको सीखता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे इस तरह से कहा, x स्क्वायर प्लस 4.5 के एक्स, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस जो है ये आपका 4.5 के एक्स प्लस आपका यहां से दिया हुआ 13.5 के इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कहा के पुनरावृत्त मूल है, पुनरावृत्त का मतलब रिपीट मूल होता है, यानी कि रूट्स जो होगा वो क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब रूट्स जब होंगे वो इक्वल होंगे यानी कि बराबर होंगे, तो क्या होता है, इसका कंडीशन होता है कि बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बराबर होंगे तो उसका कंडीशन होता है बी स्क्वायर 4ac, कंडीशन होता है बी स्क्वायर 4ac। तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, हम यहाँ पे लिखता हूँ बी स्क्वायर कितना होगा, तो x के जो कोएफिशिएंट में होता है वो b होता है, मतलब ये पार्ट जो हो गया ये b हो गया, क्लियर हो गया। और ये पूरा पार्ट क्या हो गया c, और x स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट में रहता है उसका मान a होता है, यहाँ तो कुछ है नहीं, इसका मतलब 1 होगा। तो b स्क्वायर कितना हो गया, तो 4.5 का यहाँ से लिखेंगे स्क्वायर, तो 4.5 को आप 9/2 भी लिख सकते हैं, यहाँ से 9 9 81/4 और k स्क्वायर हो जाएगा। ये 4.5 को हमने 9/2 कर लिया, इसको 9/2 कर लिया, जैसे यहाँ पे
तो 2 से डिवाइड करेंगे फिर 4.5 ताकि स्क्वायर करने में थोड़ा सा अच्छा लगे। फिर मुझे यहाँ पे क्या बी स्क्वायर इक्वल टू भी दे दिया, उसके बाद 4 रख दिया। ए का मान कितना है यहाँ से नहीं है कुछ तो 1 है, और उसके बाद सी का वैल्यू 13.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 13.5 को यहाँ से 27/2 अब के तो है तो एक के से एक के कट गया, 27 से यहाँ से 3 बार में 81 कट जाएगा, उसके बाद इस 2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा तो k बराबर यहाँ से क्या होगा k बराबर यहाँ से ये 4 इधर तो 2 इधर आ जाएगा तो 8 हो जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब k इक्वल टू 8/3 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो k का मान कौन सी शर्त को पूरा करेगा तो k इक्वल टू 8/3 के लिए ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसके लिए रूट्स जो होगा वो पुनरावृत्त होगा। यही कंडीशन होता है, याद करिएगा जब भी रूट्स बोले कि आपका क्या है पुनरावृत्त करता है, रूट्स बराबर होते हैं मूल बराबर होते हैं तो कंडीशन होता है b² = 4ac। तो आपका यहाँ से राइट आंसर निकलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी अच्छे से सीखे। अब चले आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सब आपका पूछा हुआ ग्रुप डी में बहुत ही झक्कास कंसेप्टों के साथ कहा एक पिता की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो कोई बात नहीं है, एक पिताजी हम लोग यहाँ बनाएंगे एक उनके पुत्र बनाएंगे ऐसे करके, राइट हो गया। और कहा कि यह पुत्र की आयु अपनी माँ की आयु की 3/8, माँ भी शामिल है माँ को भी शामिल कर लेंगे माँ। अब पुत्र और माँ की आयु की, पुत्र डिपेंड करता है माँ पे और पिताजी डिपेंड करते हैं पुत्र पे। तो ऐसा करते हैं पहले माँ को ही डिसाइड कर लेते हैं अनुपात में। तो माँ की आयु की 3/8 यानी माँ को हम 8 मान ले और इसमें 3/8 से इस 8 में 3/8 से गुणा करूं 8 कट जाएगा यानी पुत्र हो जाएगा 3। और पहला स्टेटमेंट है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, पुत्र की आयु की 3 गुना, पुत्र तो 3 है और इसी का 3 गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा ये 9। यहाँ पे कंडीशन देखिए कहा पिताजी तभी निकलेंगे जब पुत्र निकला हुआ रहेगा उसका 3 गुना कर देंगे तो पिताजी निकल जाएंगे। पुत्र कब निकलेगा जब माँ के आयु का 3/8 कर देंगे तब। हमने माँ को ही 8 मान लिया था, यहाँ माँ की जगह पे 8 रखेंगे 8 से 8 कट जाएगा तो पुत्र का अनुपात में कितना निकला 3 और ये 3 यहाँ पे रख देंगे तो 3 से 3 कितना हो जाएगा 9। तो अनुपात में ये तो कांसेप्ट क्लियर हो गया। अनुपात में यहाँ से ये दिखाई नहीं दिया पर फिर से लिख देता हूँ, ये पिताजी जो है पुत्र का 3 गुना, राइट, अब दिखाई दिया। फिर ये जो पुत्र है वो माँ का क्या है 3/8 गुना है। तो देखिए कितना अच्छे कंसेप्ट से बन गया। यहाँ माँ को हमने 8 मान लिया, 8 से 8 कट गया तो 3 हो गया और पुत्र जो जब 3 हो गया यहाँ पुत्र के जगह पे 3 लिखा तो 3 × 3 9 पिताजी हो गए। तो कंडीशन तो मेरा पूरा हो गया। अब कहा पिता और माँ की आयु का अंतर, पिता यहाँ पे है माँ यहाँ पे है, दोनों की आयु का अंतर अनुपात में कितना दिख रहा है 9 में से 8 गया 1 का, तो अनुपात में 1 और ये है 4 वर्ष का यानी 1 बराबर 4 वर्ष। तो पूछा किसका, बोला पुत्र की आयु कितनी, तो पुत्र की आयु की तो अनुपात में 3 है तो 1 बराबर 4 तो 3 बराबर कितना, इसको 4 से गुना कर देंगे यानी कि यह 12 वर्ष जो है अभी पुत्र की आयु हो रहा है। जिस ऑप्शन में हो उसमें टिक लगा लीजिए। उम्मीद करता हूं काफी बेहतर तरीके से ये सीखे होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी देखिए क्वेश्चन पढ़ने से लगता है कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन होने वाला है ना, क्वेश्चन से ही लगता है खतरनाक क्वेश्चन होने वाला है। बोला 2 प्रवेशिका पाइप, कहा 2 प्रवेशिका पाइप जो है ये खाली टंकी को 17 घंटे में भर देता है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम यहां से मान लेते हैं ए एक भरने वाला है, ए एक भरने वाला है तो ए एक भरने वाला है तो हमने मान लिया कि ये भरने वाला है तो इसने लिया कितना 17 घंटा, इसने कितना लिया 17 घंटा ये लिया ना, अगर उसको भरेगा तो 17 घंटा लगेगा। फिर दूसरा पाइप बी है और इसको लिया उसने कितना 25.5 घंटे,
तो 25.5 को लिख सकते हैं 51/2 घंटे, यानी बी जो है 51/2 घंटे में भरेगा। और एक सी जो है वो निकासी पाइप है, निकालने वाला, इसलिए माइनस लगा दिए। और ये जो करता है 8.5 घंटों में खाली कर देता है। तो 8.5 को हम लोग लिखेंगे 17/2 घंटे में ये भरेगा। तो अब जरा गौर से देखिए, क्लियर हो गया। तो अब हम लोग का टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क जो हम लोग यहाँ से लिखेंगे वो टोटल वर्क क्या होगा। तो टोटल वर्क को क्या लिखेंगे, इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 17 है, ये 51 है, ये 17 है। इसका मतलब इसका एलसीएम जो निकलेगा यही, और यही टोटल वर्क हो जाएगा 51। क्लियर कंसेप्ट हो गया। इस सब का एलसीएम निकालेंगे तो 51। अब बात यहां आती है कि जब टोटल वर्क 51 है तो एक घंटे में कितना भाग भरता है। तो एक घंटे में यह 17 से 51 में भाग देंगे तो 17 गुना 3, यानी कि एक घंटे में 3 भाग भरेगा, राइट। जब ये कितना भरेगा एक घंटे में, तो 51 से 51 कट जाएगा, यानी एक घंटे में बी जो है 2 भाग भरेगा। लेकिन जब ये 17 से 51 में भाग देंगे तो 17 से 3 बार में 51 और 2 जाके गुना होगा, यानी कि ये 6 भाग क्या करेगा, खाली करेगा। ये 2 भाग भरेगा, ये 3 भाग भरेगा, लेकिन सी जो है 1 घंटे में 6 भाग क्या करेगा, खाली करेगा। तो अब हम लोग यहां से निकाल लेते हैं ऐसे। उसने क्या बोला, पहले किसको चलाना है। अब कंडीशन देखिए, उसने कंडीशन क्या लगाया, तो ये हो गया, कहा पाइप सी को 1 घंटे के लिए खोल दिया जाए और उसे फिर बंद कर दिया जाए, और फिर से पाइप ए को 1 घंटे के लिए खोल दिया जाए, फिर उसको भी बंद कर दिया जाए, फिर ए को 1 घंटे के लिए खोल दिया जाए, फिर बी को 1 घंटे के लिए खोल दिया जाए। तो टंकी के खाली होने तक इस प्रक्रिया को दोहराया गया। यानी पहले कौन चला, देखिए यहां से पहले कौन चला, सी चला। जब सी को बंद कर दिया जाए तो वो ए चला ना, और ए को भी बंद कर दिया गया तो बी चला। यानी कि पहला घंटा ये चला, दूसरा घंटा ये चला और तीसरा घंटा ये चला। इसका मतलब फिर अगर चलाने की जरूरत पड़ेगा तो फिर सी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, और जब तक यह कार्य नहीं होगा इसी तरह से रिपीटेशन होता रहेगा, ना होगा रिपीटेशन। तो अब हम लोग को ये निकाल लेना है कि जब इसी तरह का रिपीटेशन से एक टंकी भराएगा तो आपसे पूछा कि भरी हुई टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो हम लोग ऐसा डिसाइड करते हैं कि ये जो पहला घंटा, दूसरा घंटा, ये तीसरा घंटा, 3 घंटा में तीनों भाग लेने वाला नल काम कर रहा है। तो 3 घंटे में यह कितना भाग खाली कर रहा है इसको चेक कर लेता हूं। तो 3 घंटे का वर्क यहाँ पे लिखता हूं, 3 घंटे का वर्क कितना होगा। तो पहला घंटा सी खाली करने वाला है और चलेगा तो -6 भाग खाली हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा घंटा ए भरता है तो ये 3 भाग भरेगा, और तीसरा घंटा केवल बी भर रहा है, ये 2 भाग भरेगा। कुल मिला के -1 भाग 3 घंटे में खाली हो जाएगा। यानी कि 3 घंटे में 1 भाग खाली होता है, और खाली करना है 51 भाग खाली करना है। लेकिन फिर जब ये एक प्रक्रिया होने के बाद फिर से चालू होगा तो फिर से क्या होगा, सी उसको खाली करेगा, तब फिर ए भरेगा, फिर बी भरेगा, तब जाके फिर सी खाली करेगा। तो हम क्यों नहीं, अगर इस 1 घंटे का निकाल लेते हैं कि इस 6 को हम घटा लेते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 6 भाग खाली कर रहा है, तो सी को पहले घटा लेते हैं, तो बचा कितना, 45। ये जो 45 भाग जो है, ये जो इसमें से जब हम 6 घटा लेंगे, और ये जो 45 भाग है, ये 45 भाग जो है, यही 45 भाग को ये तीनों मिलके भराएंगे तो -1 और 45 भाग, इसको गुना करेंगे 45 से, तो इस घंटे को भी 45 से गुना करेंगे तो घंटा कितना हो गया, 135 घंटा लगेगा। लेकिन जैसा ही सी की बारी आएगी, सी को तो पहले, अब तो बारी किसका है, केवल सी का, और सी का जब क्योंकि 45 भाग में हमने खाली कर दिया, लेकिन 51 भाग खाली करना है, तब तो 6 भाग बचा हुआ है, तो उस 6 भाग को खाली कौन करेगा, सी की भी बारी है, तो सी। तो 1 घंटा और वर्क करवा लिए, ये कंप्लीट हो गया। 45
एक भाग और करा लिए 6, यानी कुल इधर 51 भाग भी हो गया और इधर आपका 136 घंटा हो गया। अब 136 घंटे को क्या करना है, दिन में बदल देना है। तो दिन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 136 को 24 से क्या करना है, अब यहां से भाग दे देना। तो जैसा ही भाग दीजिएगा तो 24 पंचे 120 और जो बच गया यानी 5 दिन यानी 5 डेज और 120 के बाद 16 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में है वो आपका राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से आंसर ले आया और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से सीखे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, 12, बहुत ही शानदार नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में बोला यदि साइन a माइनस बी, वो तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि साइन जो है a माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन a होता है और कॉस b होता है माइनस कॉस a और साइन b होता है, राइट। तो आपसे मान पूछा तो इसी के फॉर्मेट पे साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकालना, क्या निकालना है, साइन 15 डिग्री का। ऐसे आपको परीक्षा में इस फॉर्मूला पे याद करना, लेकिन कोशिश कीजिए कि साइन 15 का वैल्यू जो होता है √3 - 1 अब बटे में 2√2 होता है, इसको याद ही कर ले। ऐसे आप इसको इस 15 को सजा सकते हैं, ऐसे मैं आपको लिख देता हूं। वही साइन 15 को आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन 45 - 30 डिग्री। आप इसको a के जगह पे 45 और b के जगह पे 30 इसमें रख दीजिएगा तो इसका मान निकल जाएगा आपका √3 - 1 बटे में 2√2। लेकिन एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर याद कीजिए। अब ऑप्शन में तो एक में भी नहीं दिख रहा, इसको क्या कीजिए, √2 नीचे वाला उसको रैशनलाइजिंग कर दीजिए, √2 से ऊपर नीचे। तो √2 से ऊपर वाले को करेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 और यहां से √2 और नीचे में क्या हो जाएगा, √2 × 2 दो दो कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए किसी ना किसी ऑप्शन में तो जरूर आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर में क्या है, ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर है √6 - √2 डिवाइडेड बाय 4। बस यही आंसर हो गया। तो बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा। अब देखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट है आपका 13। ये भी आपका बहुत झकास है, कहा 52 और 65 का एलसीएम। तो यहां से 52 जो है और 65 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, सीखिएगा। यहां से पहले इसको क्या करना है कि ये फैक्टर में 13 × 5 और ये 13 × 4 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 × 4 13 × 5। तो किसी एक फैक्टर को कंप्लीटली लिख दीजिए। आप जब दूसरे फैक्टर लिखने जाइएगा तो इसमें तो 13 लिखा हुआ है, अगर 2 13 रहता तो एक और लिख देते, लेकिन एक ही है तो एक तो लिखा हुआ है, 4 छूटा हुआ है तो 4 लिख दीजिए। 5 से 4 20 और 13 दूना 26। इस तरह से एलसीएम जो निकल गया 260 निकल गया। कितनी खूबसूरत तरीके से एलसीएम निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार तरीके से बनने वाला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहा ए और बी, और आपको अच्छा लगता होता एकदम क्वेश्चन अगर समझ जा रहे हो, अच्छा लग रहा होगा तो इसको एकदम जितना शेयर अधिक से अधिक हो सके उतना शेयर करिए ताकि आप तो फायदा उठाइए ही इसका, और आपसे जो जुड़े हुए हैं आपके दोस्त भाई बहन वो भी इसका फायदा उठा सके। तो चलिए एकदम लाइक शेयर कमेंट और जितना हो सके शेयर अधिक से अधिक कीजिए। फिर 14 नंबर पे आते हैं। कहा ए बी और सी एक साथ किसी काम को 2.4 डेज में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ए बी सी तीनों काम करता है तो 2.4 डेज में। तो 2.4 डेज को जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इतना डेज में कर देता है ना, 12 बच्चे 5। तो अब कहा ए और बी को कितना काम करने में लगता है, ए और बी जब काम करता है तो इसको लग जाता है यहाँ से 4 दिन की आवश्यकता होती है। फिर बी और सी को लगता है कितने डेज की, तो बोला 3 दिनों का समय लिया होगा यदि उनमें से केवल 2 ही काम करते हैं। यदि बी अकेले काम करता तो वह काम को कितना हो जाता। तो अब इस सब का एलसीएम निकाल लीजिए, इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा
12 और 12 भी टोटल वर्क कहलाता है। 12 भी क्या कहलाता है? टोटल वर्क। यहां से ये 12 हो गया तो इससे डिवाइड करेंगे तो इसका कितना निकलेगा? 1 नहीं 1 नहीं 5 निकलेगा यहां से। जब 12.5 से 12 में डिवाइड करेंगे कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। मतलब ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में 5 काम करेगा। लेकिन ए और बी 4 दिन में समाप्त, 4 दिन लगता है, 4 डेज लगता है। तो यह 12 काम करने में कितना समय लगेगा? तो 3। ठीक है। और यह यानी कि ए बी मिलके एक दिन में कितना काम करेगा? 3। और बी सी मिलके एक दिन में कितना काम करेगा? तो जब आप इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा? यहां से 3 से 12 में ये 4, यानी तीनों का एक दिन का काम 5, ए बी मिलके एक दिन का काम 3, बी सी मिलके एक दिन का काम 4। अब देखिए ए बी मिलके एक दिन में 3 ही काम करता है, ये दोनों मिलके एक दिन में 3 ही काम करता है और तीनों मिलके 5। इसका मतलब है सी जो है एक दिन में 2 काम करता है। निकल गया? सी का एक दिन में 2 काम। और जब सी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, यहाँ पे सी एक दिन में 2 काम कर रहा है, इसका मतलब है कि बी सी मिलके एक दिन में 4 करता है और सी ही 2 काम किया। इसका मतलब बी जो है एक दिन में 2 काम किया, बी एक दिन में 2 काम। और बी को काम करना है टोटल 12, तो बी को टोटल काम 12 करना है, जबकि बी एक दिन में 2 ही काम करता है। बी को कितना डेज लगेगा? 6 डेज। और यही तो बी को लगा 6 डेज और आपका ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितनी झकास तरीके से आपका आंसर निकल गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर तरीके से सीखे होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहां से सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट। अब कहता है कि विपरीत दिशाओं से आ रही 2 ट्रेनें, एक 144.5 मीटर लंबी और एक 165.5 मीटर लंबी और 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो हर घंटे 2 ट्रेनों की संयुक्त गति क्या हो जाएगी? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको तो हम एक ही बार में निकालें। कहा दोनों ट्रेनों की क्या है? एक का लंबाई है 144.5 और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो 165.5। और कहा दोनों एक दूसरे की ओर जा रही है तो 9.3 सेकंड में पार करती है, तो हर घंटे 2 ट्रेनों की संयुक्त गति क्या हो जाएगी? 9.3। बस इसको जोड़ लीजिए, दूरी हमेशा जोड़ के लंबाई और टाइम से डिवाइड कर लीजिए, यही आपकी स्पीड निकल जाएगी, संयुक्त स्पीड कितनी हो जाएगी? तो क्या हो जाएगा? ट्रेन का विपरीत दिशा से, यानी हर घंटे 2 ट्रेनों की संयुक्त गति क्या होगी? ये होगी। जोड़ लीजिएगा, ये जोड़ के आएगा 0, 5 4 9.0, 6 4 10, 1 1 11, 1 1 2 1 3, 310 और 9.3 यहाँ से। फिर जब इसको हल करेंगे 310 और ये 9.3 यहाँ पे, ठीक है। और ये पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे तो 1 0 यहाँ पे, तो 31 से यहाँ पर 3 बार में ये कितना हो जाएगा? 100/3 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में बनाने के लिए 18/5, तो 5 से यहाँ पे 20 और 3 से यहाँ पे 6, यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर जो होगी उसकी स्पीड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, बहुत झकास तरीके से आपका आंसर आ गया। कितनी बेहतरीन कंसेप्ट है, यहाँ से देखिए। चलिए हम लोग चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट भी है 16 में, कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है? गुना कर देना है। तो 144 22 जो है आपका 100 और यहाँ से 175 और 22 जो है 216। 72 से 2 बार में 144 है, 72 से ये 3 बार में, 25 से यह 4 बार में और 25 से यह 7 बार में और 2 से ये 2 बार में कैंसिल हो गया, यानी कितना निकला? 7/6, यही इसका प्रोडक्ट हुआ और ऑप्शन नंबर सी में जो है निकल के आ गया। तो बहुत शानदार था। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। नेक्स्ट भी बहुत झकास है, इसको सीखिएगा कितनी बेहतरीन तरीका से। अब कहा सीता की आयु जो है, यहाँ बोला सीता की जो आयु है, गौर से देखिएगा कितनी झकास है। सीता की जो आयु है, इधर से लिखता हूं यहां से, सीता की जो आयु है वह सीता, राम, मोहन और सीता के औसत आयु से जो है, इसका कुछ भी औसत आयु होगा उसका 2 गुना। अगर औसत आयु इसका 1 होगा तो सीता की आयु क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब यही होगा।
अगर इसका औसत आयु 1 हो जाएगा तो सीता की आयु क्या होगी, दोगुनी हो जाएगी रेशियो में। अब आ जाइए फिर से अलग बोला कि राम की आयु, अब बोला यहां से राम की जो आयु होगी वो क्या होगी, तो राम की आयु, राम मोहन और सीता, राम मोहन और सीता के औसत आयु की क्या होगी, आधी होगी। इसको 2 मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं, क्योंकि उसकी औसत आयु क्या होगी, आधी होगी। यदि मोहन की आयु 5 वर्ष हो तो कुछ नहीं करना, आप इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 1 है, क्योंकि ये तीनों का अनुपात में 1 है, तीनों का अनुपात में यहाँ 2 है। इस अनुपात को यहाँ भी 2 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ 2 है, तो करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 से गुना कर लेंगे, तब ना ये राम मोहन सोहन ये सेम आ जाएगा। अब ये तीनों से रिलेटेड एक बनाता हूं, यहां पर देखिए, श्याम, यहां सीता हो गया, सीता के बाद राम हो गया, राम के बाद मोहन हो गया, मोहन के बाद ये क्या, राम मोहन और सीता, राइट। अब इसका औसत में कितना निकल गया, अब यहां से देखिए औसत में इसका कितना निकल गया, 2, ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन में भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी बराबर हो गया। राम यहाँ अनुपात में कितना है, 1 हो गया, और यहाँ पे जो सीता है वो अनुपात में कितना है, 4 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 4 हो गया, यहाँ से 1 हो गया। गौर से यहाँ से फिर से सवाल यहाँ से देखेंगे, कहा राम, फिर से सवाल को एक बार अच्छी तरीके से यहाँ सेटअप कर लीजिए, तब आपकी बेहतरीन तरीके से यहाँ से निकलेगा। या 2 तो अनुपात में यहाँ से 4 निकल गया। फिर गौर से देखेंगे, सीता की आयु राम मोहन और सीता की औसत आयु की दुगुनी है, तो औसत आयु की दुगुनी है ना, तो औसत आयु की दुगुनी है, तो हमने यहाँ से औसत आयु, गौर से देखिए मैंने यहाँ पे इसको फिर से यहाँ से मिटा देता हूँ थोड़ा सा, फिर से इसको देख लीजिए सवाल को, यहाँ पे कहा, यहाँ पे कि यहाँ से मैं लेता हूँ कि ये जो सीता है और इसका राम मोहन और सीता का औसत आयु, अगर इसका औसत आयु मान लेते हैं कि x हो, यहाँ पे अगर मान लेते चाहे 1 ही मान लेते हैं, औसत आयु अगर 1 होगा तो इसका दुगुना हो जाएगा, लेकिन राम मोहन सीता का तो योग लिखा हुआ है, योग में यहाँ पर 1 गुना 3 लिखेंगे तब यहाँ पे आ जाएगा। यह इक्वेशन कितना निकल गया, 2:3 निकल गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या कहता है उसको देखिए, दूसरा इक्वेशन कहा आपका सेकंड इक्वेशन, यहाँ से सेकंड इक्वेशन राम के लिए है कि राम मोहन और सीता के औसत आयु की आधी होगी, तो औसत आयु इसका अगर 2 मान लेंगे तो इसका आधी 1 होगा, लेकिन यहाँ तो योग लिखा हुआ है, योग के लिए 3 से गुना कर लेंगे, क्या होगा 1:2, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वेशन को समान करना है, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होनी चाहिए, तो इसको 2 से गुना कर लेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये यहाँ से 4 हो जाएगा। तब हम जाके फाइनल यहाँ से बनाएंगे राम मोहन सीता, और यहाँ से राम मोहन और सीता। अब यहाँ से देखिए निकल जाएगा, राम मोहन सीता, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ 6 हो गया अनुपात में। राम का यहाँ से कितना है, राम का यहाँ से 1 है, 1 लिखा, मोहन का नहीं है, सीता का यहाँ से कितना है 4, तीनों का योग 6 है, आइए 2 का 4 1 5, इसका मतलब मोहन भी 1 ही होगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ से मोहन तो आपका क्या है 5 वर्ष का है ना, तो 1 बराबर 5 वर्ष का, 1 बराबर राम भी क्या हो जाएगा 5 वर्ष का, फिर सीता क्या हो जाएगी 5 चौका 20 वर्ष का, हो तो गया। तब प्रश्न में क्या पूछा, राम मोहन सीता की औसत आयु, अब तीनों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा, ऐसे तीनों का योग कितना हो जाएगा 30। तो औसत आयु निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एवरेज जो निकलेगा वो एवरेज क्या निकलेगा, या 30/3, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है तीनों का योग बट्टे संख्या, तो संख्या तो 3 ही है, तो 30/3 हो जाएगा, यानी कि 10 इसका एवरेज निकल जाएगा। कितनी शानदार तरीके से, कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान तरीके से ये बन गया। अब चले आइए, आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, फिर आपको अगले सेट लेके आऊंगा, काफी बेहतरीन आपको लगेगा, मैं उम्मीद करता हूं। बस इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए